दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर ने जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ और जेई के पदों पर वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, वैकेंसी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बताऊं कि यदि आपकी वैकेंसी 50 से ऊपर है तो ये मान के चलिए कि वो अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि अभी बेरोजगारी कुछ ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं ये बताऊं कि यदि 50 से ऊपर कोई वैकेंसी आती है तो आप, मेरा सजेशन माने तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। अभी जो जेईएन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी, 500 के आसपास वैकेंसी थी यदि मैं एमटेक और बीटेक की बात करूं तो। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो वही है कि वैकेंसी कुछ ज़्यादा थी लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो प्रॉब्लम वही की वही हो गई। तो अभी मैं इसकी बात करूं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और जेई और जेएसओ के पदों की, तो क्या रहेगा दोस्तों सिलेबस, क्या रहेगी वैकेंसी, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कब रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कब ख़त्म होने वाला है, क्या रहेगी स्ट्रेटजी, कैसे हम इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें एग्ज़ाम में, इन सब चीज़ों की बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मोटे तौर पर यदि मैं दोस्तों बताऊं तो टोटल वैकेंसी 114 है, यानी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर दोनों के पदों को मैं मिलाकर बोलूं तो टोटल वैकेंसी 114 है, जिसमें जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के कुछ पद हैं और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के भी कुछ पद हैं। तो जानते हैं कि क्या कितने पद हैं किसके और कितने कैटेगरी वाइज किसका कितना वेटेज है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। यदि मैं राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस की बात करूं तो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, यानी वही साइंटिफिक ऑफिसर की मैं बात करूं तो 28 पदों की संख्या है, यानी 28 पद है। दोस्तों, ये पद थोड़े कम है। वैज्ञानिक अधिकारी की बात करूं तो उसके पद थोड़े कम है, लेकिन मैं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की बात करूं तो 86 है। अभी मैंने बताया कि यदि 50 से ऊपर है तो इसका मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 86 पद कुछ कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप मेरा सजेशन माने तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, अपने लक को आजमाइए। दूसरी चीज़, मैं आयु की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने एक अच्छी चीज़ इसमें ये डाली है कि इन्होंने रेफरेंस 22 को लिया है, यानी मैं दिनांक की जो आपके डेट के हिसाब से जो आयु की कैलकुलेशन होगी वो 1/1/2022 तक होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। मेरे हिसाब से कोई भी इंजीनियरिंग बंदा ऐसा तो नहीं होगा कि जिसकी 18 से कम है उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। तो एक मोटे तौर पे माने तो सब बंदे 18 से तो ऊपर चले ही गए हैं और 40 अधिकतम उम्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पे लेवल की बात करूँ तो इसका वेतन इसमें बहुत अच्छा है। इसमें साइंटिफिक ऑफिसर की बात करूँ तो उसका वेतन जो लेवल 12 है, अच्छा खासा पेमेंट है। दूसरी कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की बात करूँ, जेई की बात करूँ तो उसमें भी मैट्रिक लेवल 10 है, तो पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी में तो कितने भी दो चलेगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ आवेदन तिथि की, तो आवेदन तिथि की बात करूँ तो दिनांक 24/12/2020 से इन्होंने अपने आवेदन शुरू किए हैं। वहीं 23/1/2021 को 11 बजे यानी 12 बजे के आसपास ये आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो मेरा माने तो पहले ही आवेदन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में वही साइट पे रस रहता है तो उसकी वजह से साइट चल नहीं पाती और दिक्कत आती है। तो पहले ही आप इस पद के लिए आवेदन कर दीजिए। आवेदन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो इन्होंने अपने नोटिस में environmental.rajasthan.government.in एक साइट रखी है जिस पे आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ कि इन्होंने कैटेगरी वाइज कैसे पदों को विभाजित किया है। सामान्य में कितने पद हैं, एससी में कितने पद हैं, एसटी में कितने, ओबीसी में कितने, एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग उसमें कितने, ईडब्ल्यूएस जो अभी उन्होंने नया जो कैटेगरी बनाई है ईडब्ल्यूएस उसमें कितने। तो इनकी मैं बात करूं तो पहले जेएसओ की बात कर लेता हूं। तो जेएसओ में 28 टोटल पद हैं, जिसमें जनरल के 10 पद हैं, तो ठीक ठाक पद है। यदि मैं कैटेगराइज बात करूं तो 10 है। दूसरी, यदि मैं एससी की बात करूं तो 2 पद है, एसटी की बात करूं तो 3 पद है, बीसी की बात करूं, बीसी मतलब वही ओबीसी की बात करूं तो 4 पद है, एमबीसी में 1 पद है और ईडब्ल्यूएस में 2 पद है। यदि मैं जेएसओ की बात करूं तो ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज इसमें कितने पद है ये बता दिए। दूसरी चीज़ मैं बात करूं जेईई की, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, जिसके टोटल 86 पद है। उसमें सामान्य के पद 22 है, एससी के पद की बात करूं तो 10 है, एसटी के 8 है, ओबीसी के 13 है, एमबीसी के 3 है और ईडब्ल्यूएस के 6 है। ठीक है, तो एससी मतलब वही शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्यूट और बैकवर्ड क्लास आप पता ही है ओबीसी, एमबीसी मतलब मोर बैकवर्ड क्लासेज, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन। तो इन सब कैटेगरी वाइज में बात करूं तो ठीक ठाक वैकेंसी है, कुछ खास वैकेंसी तो नहीं है, बट
इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बताया बेरोजगारी के हिसाब से, तो ये ठीक ठाक पद है। आगे हम बात करते हैं कि क्या रहेगी इसकी शैक्षणिक योग्यता, आप एलिजिबल है नहीं है ये देखने के लिए मैं पहले जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करूं तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री वही एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड लो इन इंडिया और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट। मतलब इन्होंने फर्स्ट क्लास मांगा है, मास्टर डिग्री में फर्स्ट क्लास मांगा है, और ब्रांच वही केमिस्ट्री हो सकती है आपकी तो भी चलेगा, सॉइल साइंस है तो भी चलेगा, इन्वायरमेंट साइंस है तो भी चलेगा, माइक्रोबायोलॉजी है तो भी चलेगा। वहीं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की बात करूं तो उन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन को थोड़ा कम रखा है। मास्टर डिग्री यदि आपकी कर रखी है तो और भी बेटर चीज़ है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, उसमें आपने यदि मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी चलेगा। केमिकल में कर रखी है, सिविल में कर रखी है, माइनिंग में कर रखी है, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन ब्रांचेस में यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए। मास्टर डिग्री दोनों में ही आप एलिजिबल है, बट यदि आपके पास बीटेक है तो भी चलेगा। ये उन्होंने एक अच्छा बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो फ्रेशर्स है उनके लिए अच्छा मौका दिया है कि यदि आपके पास में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आपकी यदि बीटेक कर रखी है, केमिकल में कर रखी है, सिविल में कर रखी है, माइनिंग में कर रखी है, या टेक्सटाइल में, किसी में भी आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री बीटेक कर रखी है तो आप जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फर्स्ट क्लास मतलब वही 60% मिनिमम होना चाहिए। यदि आपका सीजीपीए है या कोई किसी भी परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, यदि आपके जो भी कॉलेज का जो भी ग्रेड सिस्टम है तो आपके 60% मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं इन डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं। उसी को फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ डिग्री बोला इन्होंने। दूसरी चीज़ कि आपको हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, तो ये सबको नॉलेज होता ही है, और नहीं होता है तो इनको हिंदी और राजस्थान का तो नॉलेज होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए तो आप जेईई के लिए एलिजिबल है। तीसरी चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पे कि वेतन की, मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया कि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के जो वेतन होता है वो मैट्रिक्स लेवल 12 है, और पर्यावरण अभियंता यानी कनिष्ठ मैं जेईई की बात करूं तो मैट्रिक लेवल 10 है, तो अच्छा खासा वेतन दे रही है। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 22 को रेफरेंस माना है, यानी आपकी जो आयु की कैलकुलेशन होगी वो 2022 के हिसाब से होगी। न्यूनतम 18, अधिकतम 40 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यदि राष्ट्रीयता की बात करूँ तो भारतीय एक नागरिक हो, नेपाल का हो तो भी चलेगा, भूटान, ये सब चीज़ें उन्होंने इस नागरिकता के बारे में इन्होंने बात की है। तो आप इंडियन तो हो ही, राजस्थान के हैं तो आप सब एलिजिबल है। तीसरी चीज़ अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो चयन प्रक्रिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन्होंने एक रिटन एग्जाम लिया का बोला है। ये परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन दी नोटिफिकेशन। फर्दर नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा तब पता लगेगा कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो इन्होंने दोनों मोड बताया कि ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ठीक है, उसके संबंधित आपको वेबसाइट पर जो भी आगे डिसीजन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तिथि और स्थान का भी इन्होंने अभी कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी उन्होंने जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो चॉइस ऑफ फिलिंग रहती है एग्ज़ाम सेंटर की, वो इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब इन्होंने अभी स्थान का कोई डिसीजन नहीं लिया, ये बाद में आपको फर्दर नोटिफाई करेंगे। आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया 24 से 23 के मध्य की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, ये वाली http://environmental.rajasthan.government.in। इस पे जाके आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर सकते हैं। वहाँ आप अपने कुछ आपको रजिस्टर ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद में जैसे ही आप रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे आपके पासवर्ड जनरेट होंगे। आपको ईमेल खोलना है, वहाँ पे आपको पासवर्ड मेल किए होंगे इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बोर्ड ने। वो पासवर्ड और ईमेल आईडी को फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपकी पर्सनल, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपकी एजुकेशनल डिटेल, ये सब आपने उसको फिल करनी है। आपका जो कॉलेज है उनके कितने परसेंटेज सीजीपीए, ये सब आपको उसमें फिल करने हैं। उसके बाद में आपको पेमेंट मोड पे जाना है। आपको बता दूं कि फ़ोटो और सिग्नेचर भी इसमें डालने हैं। उसके बाद में आपको पेमेंट मोड पे जाना है और आपको पेमेंट करना है। ये चीज़ें इन्होंने बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि environmental.rajasthan.government.in पे आपको जाना है और वहीं पे आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी। आगे मैं बात करूं
कि परीक्षा शुल्क कितना है, तो सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, राजस्थान के जो क्रिमिनल श्रेणी के जो पिछड़े वर्ग हैं या अति पिछड़ा वर्ग है, तो उनके लिए इन्होंने 1400 डिसाइड किया। जनरल की बात करूँ तो जनरल को 1400 रुपये इस परीक्षा की फ़ीस देनी ही पड़ेगी। वहीं मैं नॉन क्रिमिनल एनसीएल, जो ओबीसी एनसीएल है, अति पिछड़ा वर्ग है, तो इनके लिए इन्होंने 1200 रुपये डिसाइड किया है। तो दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग फ़ीस जनरेट हो जाएगी। आपको अलग से 1400 या 1500 या 1000 डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे जैसे ही आप कैटेगरी डालोगे आपकी फ़ीस वहाँ पे पे टू प्रोसीड में अपने आप शो हो जाएगी। यदि आप निःशक्त जन हैं, राजस्थान की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, तो उनको 1000 रुपये उन्होंने फ़ीस डिसाइड की है। तो राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, यदि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आप चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। मतलब आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आपको शुल्क में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको 1400 रुपये ही भरना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी श्रेणी से हो। ये इन्होंने अलग से नोटिस देकर सूचित किया है। आगे मैं बात करूं कि क्या रहेगा सिलेबस, परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना के बारे में यदि मैं बात करूं तो पहले मैं बात करता हूं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जिन्होंने जिसमें एमटेक का क्वालिफिकेशन मांगा है। तो उनमें बात करूं तो पार्ट ए की बात करूं, इसमें दोस्तों मैं बता दूं पहले ही कि पार्ट ए और पार्ट बी दो तरह से इन्होंने सिलेबस को डिसाइड किया है। पार्ट ए में आपका इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको इन्होंने नोटिफाई किया है। पार्ट बी में जो जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, थोड़ा बहुत जीके हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने डिसाइड की है। तो पार्ट ए और पार्ट बी का अलग अलग वेटेज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना किस पार्ट का कितना वेटेज है और किस पार्ट का कितना वेटेज है। तो पहले बात करते हैं कि पार्ट ए में बात करूं तो यदि मैं जेएसओ के पदों की बात करूं तो इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज आपको पूछ रहा है। दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोसेस, एनजीटी एक्ट, पॉल्यूशन इंडाइसेस, ये सब चीज़ें आपको इस पॉइंट में इन्होंने नोटिफाई किया है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये सब चीज़ें भी वो पूछ रहा है। वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस, ये भी इन्होंने पूछा है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये भी इन्होंने अपने सिलेबस में रखा है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डियस सॉलिड वेस्ट, ये सब भी इन्होंने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो यदि आप जेएसओ के पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपको ध्यान में होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल बहुत वाइड है। यदि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ने जाओगे तो ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो आपको सिलेबस के पॉइंट को ध्यान में रखना है। यदि इन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंटल प्रोसेस जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स है तो आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को ही पढ़ना है, बाकी फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज़ मैं बात करूं पार्ट टू की, तो पार्ट टू की बात करूं तो मैंने अभी बताया था कि जनरल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर्स, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब आपको इस पार्ट टू में सिलेबस में इन्होंने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों एक अच्छी बात है कि इन्होंने मैथमेटिक्स ऐड कर ली और रीजनिंग ऐड कर ली, तो एक छोटा सा पार्ट है इसमें भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यदि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो यदि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी है तो आप स्कोर कर जाएंगे। तो इन्होंने एक अच्छी चीज़ इसमें ये इंक्लूड की है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कि कितना वेटेज है पार्ट ए और पार्ट बी का, तो 120 क्वेश्चन पार्ट ए के हैं और 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। तो वही मैं बताया कि 30 क्वेश्चन में भी यदि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो इतना जीके की इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा स्कोर 120 का जो स्कोर है वो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, ये आपके लिए चुनौती है। समय इन्होंने 3 घंटा दिया है। टोटल 450 मार्क्स का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे। और यदि आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/3 इन्होंने बोला कि 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तभी तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, एक नंबर क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। आगे मैं बात करूँ कि जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की बात करूं जिसमें बीटेक और एमटेक दोनों क्वालिफिकेशन को ऐड किया है, तो पार्ट ए की बात करूं तो वही इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें पूछ रहा है। एनजीटी एक्ट, पॉल्यूशन इंडाइसेस, ये पूछ रहा है।
वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज़ वाटर, वाटर पॉल्यूशंस के बारे में इन्होंने भी ये पूछा है, एनारोबिक डाइजेशन, एरोबिक फिल्ट्रेशन, यूएसएबी, नाइट्रेशन, डीनाइट्रिफिकेशंस, यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये सब इन्होंने क्या हुआ इस चीज़ में वाटर एंड वेस्ट वाटर में इन्होंने इंक्लूड किया। मतलब आपको वेस्ट और वाटर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये इंजीनियरिंग आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेशनल बायोलॉजिकल, ये सब इन्होंने, लेगून्स, एरेटेड लेगून्स, ये सब इन्होंने ऐड किया है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कि इसमें एयर और नॉइज़ पोल्यूशन को भी ऐड किया है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये भी इन्होंने ऐड किया है। तो आपको मतलब प्रिसाइज पढ़ना है, जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है, फालतू इधर उधर की चीज़ें पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ इसने म्युनिसिपल सॉलिड और बायोमेडिकल, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डियस सॉलिड वेस्ट, ये भी इन्होंने पूछा है। तो आपको मतलब सिलेबस को ध्यान में रख के ही पढ़ना है, तभी आप पूरा सिलेबस कर पाओगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। 86 के आसपास वैकेंसी है यदि आप बीटेक कर रहे हैं, और 28 + 86 यानी 114 यदि आपने एमटेक कर रखा है। तो दोस्तों सिलेबस लगभग दोनों में कॉमन है, उसमें जो टॉपिक है वही आपके जेएसओ और जेई दोनों में टॉपिक सेम है। तो जिन्होंने एमटेक कर रखी है वो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिन्होंने बीटेक कर रखी है तो उनको सिर्फ जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर का ही पोस्ट के लिए ही वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।